Our next question is two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन में डिसोल्व किया तो बेंजीन क्या होगा? सॉल्वेंट. 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन. यदि हमने AB2 का 1 ग्राम डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन डाउन आ गया है, यानी कि डेल्टा टीएफ क्या है? 2.3 केल्विन. Whereas 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन. और यदि AB4 डाला है 1 ग्राम तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1.3 केल्विन डाउन आ गया है. द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. अब यहां दोनों केस में सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन. और दोनों केस में उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ की वैल्यू ये गिवन है. कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी. तो सबसे पहले हम देखेंगे केस 1. केस 1 में यदि आप देखें तो सोल्यूट हमारा कौन सा है? AB2. और उसका मास कितना दिया है? 1 ग्राम. सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास? बेंजीन. और उसका मास सिंबल क्या होगा? यहां हम बेंजीन वर्ड ले लेते हैं, W बेंजीन. वो कितना है? 20 ग्राम. ठीक है, वो हमारे पास 20 ग्राम है. अब KF कितना दिया है यहां पे? 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. और साथ ही साथ डेल्टा TF की वैल्यू डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 2.3 केल्विन. तो यहां से हम मोलर मास निकालेंगे पहले AB2 का. तो वी नो डेल्टा TF किस इक्विवेलेंट है? KF इंटू मोलैलिटी. एंड KF इंटू मोलैलिटी क्या है? NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. या वो देखें हमारे पास WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो हम ये लेके चलेंगे, ये और ये वाला फार्मूला सारा ये बात वाला. तो डेल्टा TF किसके बराबर है? KF इंटू WB अपॉन WB की बजाय क्या लिखेंगे? मास ऑफ AB2, मोलर मास ऑफ AB2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास? बेंजीन इन किलोग्राम. पुट वैल्यूज, जो वैल्यूज रखेंगे तो डेल्टा TF कितना है? 2.3 इंटू KF है 5.1. मोलर मास ऑफ AB2 1. मोलर मास ऑफ मास ऑफ AB2 1 ग्राम. मोलर मास ऑफ AB2 ऐसे कैसे? मास ऑफ बेंजीन ग्राम में कितना है? 20 ग्राम. किलोग्राम में करेंगे तो 20 अपन 1000 ऊपर आ जाएगा. तो यहां से जब हम मोलर मास ऑफ AB2 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 110.8787 ग्राम पर मोल. ये आ गया हमारे पास मोलर मास ऑफ AB2. सिमिलरली हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ AB4. केस 2 लिया. अब की बार AB4 को डिसोल्व किया है तो मास ऑफ AB4 कितना है? 1 ग्राम. यहां भी मास ऑफ बेंजीन कितना है हमारे पास? 20 ग्राम. अब की बार डेल्टा TF कितना है? 1.3 केल्विन. और KF सेम है. KF क्या है? 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो यहां से हमने निकाला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. और मोलैलिटी आप जानते हैं WB अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो WB की जगह क्या लेंगे? मास ऑफ AB4. और मोलर मास भी किसका? AB4 का. और यहां पर A सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट में यहां हम यूज करेंगे वर्ड मास ऑफ बेंजीन. जो वैल्यूज रखेंगे तो डेल्टा टी क्या है? 1.3 इक्वल टू 5.1 इंटू 1 अपॉन मोलर मास ऑफ AB4 इंटू 20 अपॉन 1000. और जब इसे सोल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ AB4 आएगा हमारे पास 196.15 ग्राम पर मोल. किया जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या है? हमें मोलर मास नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? ए और बी का एटॉमिक मास. तो हम अपनी तरफ से जूम करते हैं. लेट एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट हमने अज्यूम किया वो कितना है हमारे पास? x AMU. एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट हमने अज्यूम किया वो कितना बना है? y AMU. तो मोलर मास ऑफ AB2 क्या आ जाएगा? दैट इज
1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, यानी कि एक्स प्लस 2 वाई। और सेम वे से मोलर मास ऑफ AB4 क्या आएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, दैट इज एक्स प्लस 4 वाई। तो अभी आपने ऊपर मोलर मास निकाले हैं। AB2 का मोलर मास कितना आया था, 110.87, आप देखिएगा। और मोलर मास ऑफ AB4 कितना है, 196.15, तो ये वैल्यूज रखी। सो एक्स प्लस 2 वाई किसके इक्वलेंट रखेंगे, 110.87, और एक्स प्लस 4 वाई किसके इक्वलेंट रखेंगे, 196.15। जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग किया, माइनस माइनस माइनस, सो आपके पास क्या आएगा, -2y इक्वल टू क्या आएगा, -85.28, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 42.64। ठीक है, ये y आ गया। अब हम x निकालना है, किसी मर्जी रखो, वी नो x प्लस 2y कितना है, 110.87। सो y वैल्यू पुट अप करा तो x प्लस 2 इंटू 42.64 इक्वल टू 110.87। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 110.87 माइनस 85.28, और इसे सोल्व किया 25.59। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25.59, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 42.64। तो ये एक्स और वाई हमने क्या एज्यूम किया है, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट का एटॉमिक मास। सो आप कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ ए एलिमेंट आएगा हमारे पास 25.59 AMU, और सेम वे से एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट वो आएगा हमारे पास 42.64 AMU। सो दीज आर द एटॉमिक मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। पहले हमने दोनों का मोलर मास निकाला, AB2 और AB4 का, और फिर अपनी तरफ से एलिमेंट के एटॉमिक मास अज्यूम करके फिर लीनियर इक्वेशन से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.252 bar at the same temperature, ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। तो पहले बताया कि भैया 300 केल्विन पे ग्लूकोज जब 36 ग्राम लिया 1 लीटर सॉल्यूशन में, तब ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार है। अब कहते हैं यदि सेकंड केस में यदि ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है, टेम्परेचर सेम है, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। तो वी नो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, तो सेकंड केस में पाई कितना है, 1.52 बार, सी हमें फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू क्या लेंगे, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बार में है और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो जब इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो सी क्या आएगा हमारे पास, 1.52 अपॉन 0.083 इंटू 300। तो ये सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.061 मोल पर लीटर। सो दिस विल बी द concentration of solution. So concentration of solution कितना है, 0.061 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, suggest the most important type of intermolecular interactive attractive interactions in the following pair। पहला है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल ऑक्टेन। आपको पूछा है इसमें किस टाइप की फोर्सेस हैं, तो यदि हम देखें नॉर्मल हेक्सेन है एंड नॉर्मल ऑक्टेन, बोथ बिलोंग्स टू द अल्केन कैटेगरी, और दोनों ही क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो इनमें फोर्सेस कौन सी होंगी, दीज आर द वन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड है हमारे पास ये I2 है, आयोडीन एंड CCl4।
तो ये आयोडीन और CCl4 ये दोनों भी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो इनमें भी किस टाइप की फोर्सेस होंगी, सेम वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड है हमारे पास NaClO4 एंड वाटर। अब NaClO4 कैसा है, दिस इज आयनिक कंपाउंड, और वाटर कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो जब एक आयनिक कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन फोर्सेज आर द आयन डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट है आपके पास मिथेनॉल एंड एसीटोन। यदि मैं मिथेनॉल और एसीटोन की बात करूं तो यहां भी क्या है, हमारे पास मिथेनॉल है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, एसीटोन है वो भी पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि दोनों में डाइपोल बनेगा। तो इनके बीच की फोर्सेस कौन सी हैं, दीज आर द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। लास्ट है एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन। अब ये भी दोनों क्या है, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनमें भी फोर्सेस कौन से होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। सो ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप की फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन solute solvent interaction arrange the following in order of increasing solubility in normal octane। आपको देखना है कि नॉर्मल octane के अंदर इनमें से कौन सोल्यूबल होगा, कौन कितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है सोल्युबिलिटी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि देखिए तो नॉर्मल ऑक्टेन दिस इज द सॉल्वेंट। अब एक कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपने थ्योरी पढ़ी है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, यानी कि हमारा सोलवेंट नॉन पोलर है, तो आपने लाइक डिजोल्व्स लाइक थ्योरी पढ़ी और उसमें क्या पढ़ा है कि पोलर कंपाउंड जो है दे आर सोल्युबल, मोर सोल्युबल इन द पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोल्युबल, more soluble in the non-polar organic solvent. So polar compounds are more soluble in polar solvents, while non-polar compounds are more soluble in non-polar solvents. सो इनमें से यदि देखेंगे तो हमारे पास ये चार कंपाउंड हैं, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH और CH3CN। इनमें से साइक्लोहेक्सेन कैसा है, नॉन पोलर है, KCl आयनिक कंपाउंड है, और ये बाकी दोनों क्या है, CH3OH और CH3CN, दीज आर द पोलर। तो सबसे पहले बात, इनमें सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन होगा, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम पोलर वाले हैं, पोलर वाले CH3OH, CH3CN, इनमें से CH3CN एंड देन CH3OH, CH3OH, CH3CN से कम सोल्युबल होगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, KCl। यानी कि सोल्युबिलिटी यदि देखें तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा इन नॉर्मल ऑक्टेन में। सो हमारे पास KCl सबसे कम सोल्युबल, CH3OH उससे ज्यादा, CH3CN उससे ज्यादा, और साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा। सो दिस इज द सोल्युबिलिटी ऑर्डर इन नॉर्मल ऑक्टेन। रीजन आपको मैंने बताया, KCl आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, CH3OH और CH3CN दीज आर द पोलर कंपाउंड्स, और साइक्लोहेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है। तो इसीलिए साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा सोल्युबल है और KCl सबसे कम सोल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसोल्युबल, पार्शली सोल्युबल एंड हाईली सोल्युबल इन वाटर। अब सबसे पहले तो देखना हमें वाटर के अंदर ये चीज चेक करने हैं, ये कौन सा हाईली सोल्युबल है, कौन सा लेस सोल्युबल है, यानी कि पार्शली सोल्युबल, और कौन सा इनसोल्युबल है। तो पहली बात, वाटर किस टाइप का सॉल्वेंट है, दिस इज द पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और यहां वही थ्योरी चलनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट मींस जो हमारे पास पोलर कंपाउंड्स है दे आर मोर सोल्युबल इन वाटर, पोलर एंड आयनिक कंपाउंड्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें भी कौन से, नॉन पोलर वाले जो हैं दे आर इनसोल्युबल, या कहेंगे बहुत लेस सोल्युबल वाली बात चलेगी। तो सबसे पहले यदि बात करके हैं फिनॉल की, अब हमें देखना है कि फिनॉल जो है दैट इज सोल्युबल इन वाटर और नॉट। तो देखिएगा बेटा, हमारे पास फिनॉल जो है स्ट्रक्चर आप जानते हैं क्या होता है,
CCH5OH. नो डाउट दिस इज हैविंग ए पोलर OH ग्रुप, ठीक है, ओवरऑल पोलर इसके साथ है आपके पास, बट इसके साथ क्या जुड़ा है, ये CCH5 फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो फिनोल कैसे होंगे, दे आर पार्शली सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है टोल्विन। टोल्विन क्या है, जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हूं, दिस इज टोल्विन। और ये कैसा मॉलिक्यूल है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो नॉन पोलर है वो वाटर के अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब थर्ड है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOH, ठीक है, HCOH है। और आप जानते हैं कि HCOH जो है इसके अंदर एक तो ये OH ग्रुप, पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड सेकेंडली क्या है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है वाटर के साथ, तो दिस इज हाईली सोल्युबल। आप बताएंगे HCOH इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप, एंड सेकेंडली इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसका फॉर्मूला क्या है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें भी हम देख रहे हैं टू पोलर OH ग्रुप है, साथ साथ क्या है, दिस कंपाउंड कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, सो दिस इज आल्सो हाईली सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ कंपाउंड हमारे पास है क्लोरोफॉर्म CHCl3। और आप जानते हैं दिस इज द कैटेगरी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेलोल्केन्स, और आपने पढ़ा भी है हेलोल्केन्स क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक में इसमें आप पढ़ चुके हो। लास्ट कंपाउंड है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का फॉर्मूला है C5H11OH। नो डाउट दिस इज हैविंग OH ग्रुप, पोलर OH ग्रुप, बट साथ में क्या जुड़ा हुआ है, पेंटाइल ग्रुप C5H11। और वो कैसा है, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोफोबिक, तो वो सोलिबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, सो दे आर पार्शियली सोल्युबल इन वाटर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सो हमें देखना है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं वो हाईली सोल्युबल होंगे, जिनमें OH पोलर तो है, लेकिन यदि साथ में अल्काइल या अराइल ग्रुप जुड़ा है तो वो हाइड्रोफोबिक है, वो सोलिबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, पार्शियली सोल्युबल। और नॉन पोलर क्या है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the density of lake water is 1.25 gram per milliliter and it contains 92 gram of sodium ion per kilogram of water, ठीक है, आपका पूछा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन इन द लेक। अब आपको पूछा है सोडियम आयन की मोलैलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम, मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज आपने पढ़ा है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है 92 और Na पॉजिटिव का मोलर मास क्या है 23, ये आ जाएगा। अब मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जब देखिए ये आया है 4 और आपको दिया है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का मास कितना है 1 किलोग्राम, तो आंसर क्या आएगा 4 मोल पर किलोग्राम। सो ये आएगी इसकी मोलैरिटी 4 मोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द solubility product of CuS is 6 into 10 का -16, calculate the maximum molarity of CuS in aqua solution। तो आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आप प्लस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम KSP से नोट करते हैं और CuS, इसकी वैल्यू दी है 6 into 10 के -16। अब हम अपनी तरफ से जूम करेंगे, लेट solubility of CuS will be equal to S mole per liter
अब जब CuS डिसोसिएट होता है तब ये कौन सा एनवेट उठता है, Cu+2 S-2। तो उस केस में यदि मान लो इनिशियल केस में, इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, उस समय यदि CuS की सॉल्युबिलिटी S है तो उस समय इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 0। एंड सॉल्युबिलिटी एट इक्विलिब्रियम यहां हो जाएगा 1:s, यहां हो जाएगा 1:s, ठीक है, प्रोडक्ट में। इट मीन्स Cu+2 की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, 1:s। S-2 की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी S, ठीक है। सो हमारे पास KSP क्या होता है, केटाइन कॉन्सेंट्रेशन इंटू अनायन कॉन्सेंट्रेशन, या ये कहेंगे केटाइन सॉल्युबिलिटी इंटू अनायन सॉल्युबिलिटी रेज टू पावर नंबर ऑफ केटाइन एंड नंबर ऑफ अनायन। इट मीन्स Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 इंटू S-2 कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, वैल्यू पुट अप करेंगे तो KSP कितना है, 6 इंटू 10⁻16 इंटू 1s की पावर 1 इंटू 1s की पावर 1, यानी कि क्या होगा, 6 इंटू 10⁻16 किसके इक्वल आएगा, S² के। तो यहां से S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 10⁻16। सो सोल्व करेंगे तो एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब हम इसे सोल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 10⁻16 को, तो आंसर आएगा 2.45 इंटू 10⁻8 मोल पर लीटर। तो ये क्या आई, सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS, और यही क्या होती है, मैक्सिमम मोलैरिटी। सो मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन aqueous solution will be, जो हमारा सॉल्युबिलिटी का आंसर है 2.45 इंटू 10⁻8 मोल पर लीटर, when 6.5 ग्राम और ये गलत लिखा है, ये एस्प्रिन है, ये इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। तो यानी कि 6.5 ग्राम हमने एस्प्रिन को डिजोल्व किया है, किसमें डिजोल्व किया है हमने, 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल में। तो आपसे पूछा क्या है कि हमारे को मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, एस्प्रिन की, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा केस है, मास ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन सॉल्यूट है इसलिए उसका मास W भी होगा, वो कितना है 6.5 ग्राम। मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल, दिस इज सॉल्वेंट, तो WA कितना आपके पास 450 ग्राम। अब हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा WA प्लस WB, यानी कि 450 प्लस 6.5, सोल्व करेंगे 456.5 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज, किसकी निकालनी है, एस्प्रिन। तो क्या होगा, एस्प्रिन का मास ऊपर WB, पूरे सॉल्यूशन का मास नीचे W सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 6.5 अपॉन 456.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास परसेंटेज और एस्प्रिन जो है दैट विल बी इक्वल टू 1.424%। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैलोरफिन जिसका फार्मूला दिया है C19H21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम इन द नार्कोटिक यूजर। डोज ऑफ नैलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 mg, यानी कि पर्सन को जो डोज देनी है उसकी डोज के अंदर नैलोरफिन 1.5 mg जाना चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल एक्वा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। इट मींस हमें एक पर्सन को यदि डोज देनी है नैलोरफिन की तो उसे 1.5 mg देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नैलोरफिन है सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल है, तो बात आती है कि हमें सॉल्यूशन का कितना मास देना पड़ेगा जिसकी मोलैलिटी ये है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ यदि सॉल्यूट देखें, सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, नैलोरफिन, फार्मूला है C19H21NO3,
दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, H2O, and this is represented by A. अब क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ नैलोरफिन, ये दिया है। इट मींस यहां m क्या, दिस इज मोलैलिटी, तो मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट मींस 1.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, नैलोरफिन, is dissolved in 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। तो ये दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल, मोल किसके हैं, नैलोरफिन, नैलोरफिन सॉल्यूट है, यानी कि ये क्या दिया है, NB, NB है 1.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि नैलोरफिन के लिए MB की वैल्यू, अब देखिए फॉर्मूला है C19H21NO3, तो कार्बन के 19 एटम है 19 इंटू 12, हाइड्रोजन के 21 है 21 इंटू 1, नाइट्रोजन के 1 एटम है 1 इंटू 14, ऑक्सीजन के 3 है 3 इंटू 16। जब सोल्व करेंगे हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू 311 ग्राम पर मोल। अब हम जानते हैं वी नो NB क्या है, इक्वल टू WB अपॉन MB, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो WB क्या आएगा, NB इंटू MB, NB है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻³, नीचे बचेंगे 10⁻³ यानी कि 1000 इंटू 311, और जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से WB की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 0.4665 ग्राम। अब आपने देखा ये आ गया है मास ऑफ सॉल्यूट, WA दिया है 1000 ग्राम, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 1000 ग्राम ऑफ वाटर था, यानी कि WA कितना था, 1000 ग्राम, और W सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, WA प्लस WB, यानी कि 1000 प्लस 0.4665 यानी कि 1000.4665 ग्राम। अब यहां क्लियर हुआ कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास कितना है 0.4665 ग्राम, और पूरे सॉल्यूशन का मास है 1000.4665 ग्राम। अब यहां पर अब हम देखेंगे हमें नैलोरफिन की डोज कितनी रिक्वायर्ड है, तो डोज ऑफ नैलोरफिन रिक्वायर्ड वो कितना है 1.5 mg, यानी कि 1.5 मिली क्या होता है 10⁻³ ग्राम। इट मींस एक पर्सन को इतनी डोज चाहिए, और देनी कैसे है सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिटी मेथड चलाएंगे, तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम डोज ऑफ नैलोरफिन, इसके लिए नैलोरफिन थोड़ा सा सही कर देते हैं, नैलोरफिन हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1000.4665 अपॉन मास ऑफ नैलोरफिन, नैलोरफिन का मास यानी WB कितना है 0.4665 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय जो डोज देनी है, डोज कितनी है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा इस डोज के लिए, दैट विल बी 3.21 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर दिस डोज। यूनिटी मेथड से भी लगा सकते हैं सीधा, आप कैसे ले सकते हैं, इफ यू प्रोवाइड 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन, देन मास ऑफ नैलोरफिन given to person 0.4665 ग्राम, सॉरी उल्टा चलेंगे तो 0.4665 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1000/4665 1 पे, और 1.5 इंटू 10⁻³ दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज करें आंसर सेम आएगा, यानी कि 3.21 ग्राम इतना सॉल्यूशन पर्सन को देना पड़ेगा
इस पर्टिकुलर डोज के लिए, जब पर्सन की बॉडी में हम ये डोज देना चाह रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये फार्मूला कल लिखा है, ये CCH5COH है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। यानी कि हमने बेंजोइक एसिड को मिथेनॉल में डालना है, तो बेंजोइक एसिड क्या होगा, दैट विल बी सॉल्यूट। फार्मूला है CCH5COH इज रिप्रेजेंटेड बाय B। सॉल्वेंट कौन सा है, मिथेनॉल। फार्मूला है CH3OH, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अब हमें गिवन क्या है, हमें 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन कितना है 250 ml, लीटर बदले तो क्या होगा 250 अपॉन 1000 लीटर। मोलैरिटी कितना दिया है 0.15। अब हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि हमें मास ऑफ बेंजोइक एसिड निकालना है। बेंजोइक एसिड क्या है, सॉल्यूट, इसलिए डब्ल्यू भी फाइंड आउट करना है। पहले हम निकालेंगे मोलर मास और बेंजोइक एसिड, दैट इज MB। निकालेंगे मोलर मास, कार्बन के 6 में 6 into 12, कार्बन क्या 5 है 5 into 1, प्लस कार्बन का 1 एटम है 1 into 12, ऑक्सीजन के 2 है 2 into 16, कार्बन का 1 है 1 into 1। दिस इज 122 ग्राम पर मोल। अब हम पुट करेंगे मोलैरिटी के फार्मूले। हम जानते हैं मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, WB अपॉन MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पुट वैल्यूज, तो मोलैरिटी है 0.15 इंटू WB अपॉन MB है 125 इंटू 250 अपॉन 1000। और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो WB की वैल्यू है, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट है, वो आएगा हमारे पास, दैट इज 4.575 ग्राम। So this will be the amount of benzoic acid required. Clear? This is question number 2.31. Sorry, 2.30. Next question 2.31. Next question is the depression in freezing point of water observed for acetic acid, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो देखिएगा, सबसे पहले एसिटिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है CH3COH। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, उसमें क्या हमने 3 हाइड्रोजन हटाए 3 क्लोरीन लगा दिए, और ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड में CF3COH। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये दिस इज CH3COH, CCl3 में ये चीज है, और CF3 में ये है हमारे पास। सो आप देखेंगे तीनों में डिफरेंस किसका है, पहले वाले में हाइड्रोजन है, दूसरे में क्लोरीन है, तीसरे में फ्लोरीन है। तो यदि हम कंपैरिजन करें अमंग हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनमें से फ्लोरीन जो है दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यदि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, एंड इन दिस केस इसकी आयनेशन सबसे ज्यादा होगी, CF3COH की आयनेशन सबसे ज्यादा होगी, और जिससे सबसे ज्यादा आयनेशन होगी देन इट विल प्रोड्यूसेस मोर H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम, इट मींस मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस सबसे ज्यादा किसमें प्रोड्यूस्ड होंगे, नंबर ऑफ H आयन प्रोड्यूस्ड in CF3COH will be मैक्सिमम, इन सब में सबसे ज्यादा होंगे। और आप जानते हैं यदि हमारे पास कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के क्या है, डायरेक्टली है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो भी
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में आ रहे हैं, CF3COH में। इसका मतलब इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम और इसका सबसे कम। तो डेल्टा TF का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF विल बी CH3COH सबसे कम है, उससे ज्यादा CCl3COH और सबसे ज्यादा CF3COH। दिस इज द order of depression in freezing point. Next question. Next question है calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COH is added to 250 gram of water और Ka दिया है 1.4 into 10⁻³ और ये Kf की वैल्यू है हमारे पास, जो Kg लिखा है दिस इज Kf 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और जरा देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि देखते हैं सोल्यूट कौन सा है। सोल्यूट है हमारे पास CH3, CH2, CH, Cl, COH। दिस इज द सोल्यूट। सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B और सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर है H2, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अब दिया क्या है 10 ग्राम ऑफ दिस इज डिसॉल्व, यानी कि WB कितना है हमारे पास 10 ग्राम, किस में डिसॉल्व किया है 250 ग्राम वाटर में, तो WA कितना है हमारे पास 250 ग्राम। अब हम देखेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB क्या होगा, ये हमारा सोल्यूट है, इसका मोलर मास निकालते हैं। कार्बन के 1 एटम है 1 × 12, हाइड्रोजन के 3 × क्या हम सादा इकट्ठे कर लेते हैं। कार्बन की टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एटम है 4 × 12। हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 1 6 और 1 7 7 × 1। अब क्लोरीन कितना है 1 × 35.5 और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 2, तो 2 × 60। तो देखिए 48 और 7 55 और 35.5 90.5 एंड देन 32, दिस इज 122.5 ग्राम पर मोल। अब हमने निकाल लिया इससे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो यहां से यदि हम पुटअप करें तो क्या होगा WP अपॉन MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जब इसे वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास उस समय WB कितना है हमारे पास, दैट इज 10 अपॉन MB कितना आया है 122.5 इंटू नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास 250 ग्राम में है, किलोग्राम में करेंगे तो 250 अपॉन 1000 ऊपर चलेगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ मोलैलिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.3264 मोल पर किलोग्राम। ये आगे हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू। अब जरा हम देखते हैं, ये हमारे पास है CH3, CH2, CH, Cl, COH, जिस समय आयनाइज होता है। तो आयनाइज होने पर क्या है, दिस इज एन एसिड, तो ये H पॉजिटिव देगा, तो क्या बनेगा CH3, CH2, CH, Cl, CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। आपने ऑस्ट्रल डिल्यूशन ला पढ़ा है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट T इक्वल टू 0, यदि वो कितना एज्यूम किया C 0 0 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम और क्या होगी आप जानते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 इंटू C इंटू अल्फा, 1 इंटू C इंटू अल्फा। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं ऑस्ट्रल डिल्यूशन में आपने पढ़ा है कि ये क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट किस चीज के इक्विवेलेंट होगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो देखेंगे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। आप जानते हैं अल्फा इन कंपैरिजन टू 1 इज वेरी स्मॉल, सो इट इज नेग्लेक्टेड। तो उस केस में K कितना आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या होगा K अपॉन C और अल्फा क्या आएगा √K अपॉन C।
जब सोल्व करते हैं, सो के ए आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.4 इंटू 10⁻3, दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 इंटू 10⁻3, और सी कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर लेंगे मोलैलिटी, ठीक है, 0.3264, क्योंकि ये भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.0655, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। अब आपके पास अल्फा निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आप देख रहे हैं दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप जानते हैं अल्फा और वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। अब आपने देखा जब CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH Cl COH जब डिसोसिएट हुआ तो उसने कितने आयंस दिए हैं, 2, यानी कि N वैल्यू क्या है, 2। तो पुट वैल्यूज अल्फा आपके पास है 0.06555, 0.0655 इंटू I-1 अपॉन 2-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I-1 इक्वल टू 1 इंटू 0.0655, तो I कितना होगा, 1 प्लस 0.0655, तो सोल्व करेंगे ये क्या आएगा, 1.0655, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ I। अब आपको पूछा क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, देखिएगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट मींस हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF। जरा देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस यूज करता हूं यहाँ पे। अब हमें दिख रहा है कि सोल्यूट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। आई आया है हमारे पास अभी 1.0655, KF क्या दिया है क्वेश्चन में देखेंगे, KF है 1.86, ठीक है, 1.86, और मोलैलिटी अभी अपने निकाली थी 0.3264। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा TF है इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.65 केल्विन। दिस विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने मोलैलिटी निकाला है, और मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि सी की वैल्यू मोलैलिटी वाली लेके चलनी है। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के गिवन था, तो हमने ओस्टवाल डिल्यूशन लॉ का यूज करके हमने अल्फा निकाला है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हमने देखा कि डिसोसिएशन का केस है, तो अल्फा और आई में क्या रिलेशन है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। यहां से हमने आई की वैल्यू निकाली 1.0655, और उसके बाद हमने कोलिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला चलाया डेल्टा TF का, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। उससे सोल्व करके आंसर आया है हमारा 0.65 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.5 ग्राम CH2FCOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water is observed is 1.0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर I निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड Ke निकालना है। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूट कौन सा है हमारे पास, CH2FCOH, लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय B। सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर, फॉर्मूला है H2O, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। अब 19.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट का मास है, यानी कि WB क्या है, 19.5 ग्राम, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA कितना है, 500 ग्राम वाटर, ठीक है। द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितना है आपके पास, 1.0 डिग्री सेल्सियस, और मैंने बताया था डेल्टा TF का एक डिफरेंस है, तो यदि ये सेल्सियस में हो तो केल्विन में भी सेम वैल्यू रहेगी, यानी कि 1.0 केल्विन। यहाँ 273 ऐड नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। अब वाटर का केस है तो KF की वैल्यू फिक्स है, पिछले क्वेश्चन में भी थी, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
अब हम जानते हैं डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू ए एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, एन बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और एन बी को यदि दूसरा देखें तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। तो यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, मोलर मास निकाल रहा हूं, किसका, सॉल्यूट का। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या देगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। जब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो मोलर मास क्या आएगा हमारे पास, के एफ दिया है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी क्या है हमारे पास, दैट इज द 19.5 अपॉन डेल्टा टी एफ वो कितना है 1 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है 500 ग्राम में, इसे किलोग्राम में करा तो ऊपर चला गया, ये कैंसिल किया 2। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो निकल के आएगा दैट विल बी द 72.54 ग्राम पर मोल, एंड दिस मोलर मास इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, आई इक्वल टू एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे एक्सपेक्टेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना है कि बारह, हमारे पास सॉल्यूट का मोलर मास आना कितना चाहिए, CH2F CH का। तो अब देखेंगे कार्बन के टोटल आइटम कितनी है 2, तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन टोटल कितनी है 3, 3 इंटू 1, फ्लोरीन 1 है 1 इंटू 19, ऑक्सीजन 2 है 2 इंटू 16। ये सोल्व करेंगे, ये क्या है 78 ग्राम पर मोल। मीन एक्सपेक्टेड है कि मोलर मास क्या आना चाहिए 78, और हमारा आया कितना है 72.4। यदि वैल्यू पुट अप करेंगे तो 78 अपॉन 72.4, यहां से यदि हम देखें तो हमारे पास जो यहां से आई की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 1.0753, दिस इज वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, अब आई जो है उसके बेस पर हम निकालेंगे अल्फा। क्या निकालेंगे, अल्फा। आई हमारा निकल गया है, अब हम निकालेंगे अल्फा। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है, डिसोसिएशन का, तो वही सेम केस अभी आपने पढ़ा है। इन केस ऑफ डिसोसिएशन जब इसे तोड़ के देते हैं तो ये क्या है CH2F COH, सेम वैसे ये भी डिसोसिएट उसी तरह से होगा, CH2F CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी कि कितने आयंस में टूटा है 2 में, यानी कितना है 2, एंड वी नो इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या है I-1 अपॉन N-1। सो अल्फा निकालना है, आई कितना आपके पास आया अभी 1.0753 -1 अपॉन 2-1, और इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.0753, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब हमें और क्या पूछा है, हमें फाइंड आउट अगली चीज क्या करनी है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सेम वे से वी नो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए फार्मूला भी क्या है, पोस्ट वाइड डिल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग के क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा तो है लेकिन हमारे पास सी नहीं है, सी क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन मोलैरिटी। यदि हम देखें मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने CH2F COH को जब डिसोल्व किया है वाटर के अंदर 500 ग्राम वाटर में, तो यहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट लगभग ना के बराबर ही काउंट करके चलेंगे, यानी कि यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वलेंट लेना है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे वाटर का मास दिया है, और हम ये भी जानते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो यहां से यदि हम मास ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे वो कितना होगा हमारे पास, डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि मास ऑफ वाटर WA अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 500 अपॉन 1 दैट इज 500 ml। तो ये आ गया वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेके चलना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के, तो सी निकालेंगे, सी क्या हो जाएगा हमारे पास, एन बी क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। जब पुटअप करेंगे तो डब्ल्यू बी क्या है आपके पास 19.5 अपॉन एम बी, इसका एक्सपेक्टेड क्या है 78 अपॉन 500, ये चल जाएगा 1000 ऊपर, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आएगी, सी की, ये वैल्यू आएगी हमारे पास सी की। सो सी वैल्यू आएगी 0.5, और अभी सी वैल्यू को हमने किस में रखना है, इसमें, इस फॉर्मूले में रखेंगे के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब हम इसे पुटअप करेंगे, सो के क्या होगा 0.5 इंटू अल्फा आया था हमारे पास 0.0753, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0753। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। सो यहाँ पर के ए का आंसर क्या निकल के आएगा, के विल बी इक्वल टू, दैट इज 0.00307। दिस विल बी द आंसर ऑफ के, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। पहले हमने क्या किया है, हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। फिर देखा एक्सपेक्टेड क्या है, उससे आई की वैल्यू, आई से हमने अल्फा, उसके बाद हमने निकाला है सी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। लेकिन यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बजाय क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उससे हमने सी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, और बाद में पुटअप किया है इस फॉर्मूले में के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो इससे हमने के की वैल्यू निकाली है, दैट इज 0.00307। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 ग्राम of glucose is dissolved in 450 ग्राम water। यानी कि यहां हमने जब डिजोल्व कर दिया, ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिया, तो ये पूछा है जो कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस, जब ये ऐड करा है, इसका ये क्या पूछा गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। आप देखेंगे वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, और जो ये वैल्यू गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी नोट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और कितना है 17.535 mmHg। अब हमने 25 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया, तो ग्लूकोज क्या है यहाँ सॉल्यूट है, उसे हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू बी कितना है हमारे पास 25 ग्राम, डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, तो डब्ल्यू ए कितना है 450 ग्राम। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस मतलब वाटर व्हेन दिस 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड, यानी कि ये बन क्या गया है सॉल्यूशन, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पी सॉल्यूशन। क्या निकालना है, पी सॉल्यूशन। तो जरा देखिएगा, अब हम जानते हैं, वी नो, हमने रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला पढ़ा है, पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एच बी। यही कहेंगे पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एच बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब हम एन बी निकालेंगे, एन ए निकालेंगे पहले। सो एन बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी दिया है 25 ग्राम, और एम बी के है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यदि हम निकाल के देखें तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, सिंबल होगा एम बी, वैल्यू क्या निकल के आएगी 180 ग्राम पर मोल। तो 25 अपॉन 180 सोल्व करेंगे, क्या रहेगा 5 अपॉन 36। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए कितना दिया है 450, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, इसे सोल्व करेंगे 25 आ जाएगा।
अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा। पी नोट ए हमारे पास गिवन है 17.535 माइनस पी सॉल्यूशन एज इट इज अपॉन पी नोट ए 17.535 टू एन बी। एन बी क्या है 5/36 डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना है 25 प्लस 5/36। जब इसे सोल्व करेंगे तो पी सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, पी सॉल्यूशन होगा हमारे पास 17.44 mm H। दिस विल बी द पी सॉल्यूशन यानी कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को किया है। यहाँ हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला चला है पी नोट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट बी, पी नोट ए इक्वल टू एच बी। और एच बी मोल फ्रैक्शनल सॉल्यूट किसके बराबर है एन बी अपॉन एन ए प्लस एस बी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैरिटी ऑफ मीथेन in benzene at 290 Kelvin is 4.27 into 10 to 5 mmHg. This is the value of KH. Calculate the solubility of methane in benzene at 290 Kelvin under 760 mmHg. ये क्या हो गया उसका प्रेशर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितना है आपके पास, दैट इज 760 mmHg। ये वैल्यू दी है KH की। KH फॉर मीथेन इन बेंजीन वो कितना दिया है 4.27 इंटू 10 के 5 mmHg। अब हमें पूछा क्या है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, यानी कि हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, ये निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सो पार्शियल प्रेशर दिया है 760 इक्वल टू 4.27 इंटू 10 के 5 इंटू क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 क्या निकल के आएगा 760 अपॉन 4.27 इंटू 10 के 5। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 जो है वो निकल के आएगा हमारे पास आंसर 177.9 into 10 to the minus 5. This will be the mole fraction. और यही मोल फ्रैक्शन क्या है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ ए लिक्विड ए, मोलर मास है 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 gram of liquid B. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A निकालना है and its vapor pressure in solution। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर उसका खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा if total vapor pressure of solution is 475 torr। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो लिक्विड है, लिक्विड ए, दूसरा है लिक्विड बी। लिक्विड ए है उसका मास कितना दिया है 100 ग्राम, यानी कि मास ऑफ लिक्विड ए कितना है 100 ग्राम। तो उसका मोलर मास कितना दिया है 140 ग्राम पर मोल। was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी का मास कितना है 1000 ग्राम।
और उसका मोलर मास कितना दिया है, 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, यानी कि पी नोट बी की वैल्यू कितनी दी है आपके सामने, 500 टो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी नोट ए हमें फाइंड आउट करना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, एक पी ए फाइंड आउट करना है। इफ टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, यानी कि पी सॉल्यूशन किसके बराबर दिया है, 475 टो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हम बनाएंगे दोनों लिक्विड के पहले नंबर ऑफ मोल्स। एन ए क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी कि 100 अपॉन 140, सोल्व करेंगे 5/7, और 5/7 को सोल्व करेंगे तो 0.714, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ए। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, वो क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, 100 अपॉन 180, सोल्व करेंगे क्या आएगा 5/9, और 5/9 को देखेंगे तो 0.55। ठीक है, तो इसे सोल्व करिए। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है 0.714 अपॉन 0.714 प्लस 0.55, 0.714 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 1.264, और जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए जो है वो आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 0.114। तो सेम वे से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 0.114, और इसे करेंगे सोल्व तो ये क्या रहेगा 0.886, दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम बी की वैल्यू आएगी हमारे पास एच बी की, एच बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.886। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले, आपने देखा पी नोट बी हमारे पास गिवन है, पी नोट बी दिया है 500 तो इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, पीबी। ठीक है, पीबी मींस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। सो वी नो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या है, पीबी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एच पी, और पी नोट बी कितना दिया है 500 इंटू एच बी अभी हमने निकाला 0.886, तो इसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 443 तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीबी। अब हम देख रहे हैं कि पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है 475, जिसमें से हमें एक कंपोनेंट एक लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर पता चल चुका है पीबी। तो वी नो पी सॉल्यूशन किसके इक्विवेलेंट है, पी ए प्लस पीबी। तो यहां से यदि मैं पी ए की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, पी सॉल्यूशन माइनस पीबी। पी सॉल्यूशन है 475 माइनस 443, सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 32 टोर। एक तो ये चीज निकाल दी हमें पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड ए का, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, यहाँ पे लिक्विड ए। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है पी नोट ए। सो वी नो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पी ए किसके इक्विवेलेंट है, पी नोट ए इंटू एच से। तो यहां से पी नोट ए किसके बराबर आ जाएगा, पी ए अपॉन एच से। पी ए की वैल्यू आई है ये 32 टोर, अपॉन एच से अभी हमने निकाला था ये रहा 0.114। तो जिसे सोल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 280.7, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, that will be equal to partial vapor pressure of pure solvent, pure liquid A, and that will be equal to 280.7 टो। सो ये आगे हमारे पास दो चीजों पूछी थी, एक पी ए की वैल्यू पूछी थी और दूसरी क्या पूछी थी, पी नोट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन एंड टोल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 550.71
and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase निकालना है if 80 ग्राम of benzene is mixed with the 100 ग्राम of toluene. तो यहाँ आपके पास दो कंपोनेंट है, वन इज बेंजीन, फॉर्मूला है CCH6, दूसरा है टोल्विन, इसका फॉर्मूला है C7H8. क्या स्ट्रक्चर होती है आप देखिएगा, बेंजीन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगाता है, दिस इज टोल्विन. ठीक है, अब हमें देखना है कि गिवन क्या है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अब हम नाम लिखेंगे पी नॉट बेंजीन, इसकी वैल्यू दी है 50.71 mmHg. थोड़ा रब करके साफ से लिख देते हैं, 50.71 mmHg. उसी तरह से पी नॉट टोल्विन, इसकी वैल्यू क्या दी है 32.06 mmHg. ठीक है, पहले हम देखेंगे गिवन क्या है. 80 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि डब्ल्यू बेंजीन कितना है 80 ग्राम, एंड डब्ल्यू टोल्विन कितना है 100 ग्राम. अब हम दोनों का मोलर मास निकालेंगे. पहले मोलर मास ऑफ बेंजीन सोल्व करेंगे, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, ये टोटल आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल. सेम वे से मोलर मास ऑफ टोल्विन, टोल्विन क्या है C7H8, तो क्या होगा 7 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1, 92 ग्राम पर मोल. अब निकालेंगे दोनों के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, और क्या होगा मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन. मास ऑफ बेंजीन है हमारे पास 80, और मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या है 78. इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्विन क्या होगा मास ऑफ टोल्विन अपॉन मोलर मास ऑफ टोल्विन. तो मास ऑफ टोल्विन कितना है 100 अपन मोलर मास ऑफ टोल्विन कितना है 92. अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन. मान लो मैंने निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या होगा बेंजीन के मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोल्विन के मोल्स प्लस बेंजीन के मोल्स. इससे सोल्व करेंगे तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन की वैल्यू आएगी 0.486. यदि हम यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन निकालेंगे, सीधा भी कर सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि 1 माइनस 0.486, और इसे करा तो 0.514. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन. अब हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. तो वेपर फेज के लिए आप जानते हैं राउल्ट्स लॉ के अंदर हमने एक टॉपिक फार्मूला पढ़ा भी था वहां पर, तो उसे वाई और वाई बी से शो करते हैं मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट इन वेपर फेज. तो उसके लिए हमें क्या निकालता है पहले पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ क्या कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन किसके इक्वलेंट आएगा पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. तो जरा देखिएगा पी नॉट बेंजीन कितना है आपके पास ऊपर गिवन है, ये रहा 50.71 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना निकला, ये रहा 0.486. इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास किया जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है हमारे पास निकल के आएगा, दैट इज 24.65 mmHg. इसी तरह से हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्विन, वो कितना आएगा पी नॉट टोल्विन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन. इसकी वैल्यू दी है ये रही 32.06 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन, ये निकल के आया था 0.514. इसे सोल्व करेंगे तो ये C7H
H8 है, यहाँ पे H6 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 16.479 mmHg। ठीक है, अब हमें क्या है, पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी सॉल्यूशन, और क्या है दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन 24.65 प्लस 16.479। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41.129 mm एलसी। 1 मिनट। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। इसे किससे शो करेंगे, वेपर फेज वालों को वाई से, वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये वाई ये चीज, और ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल टोटल प्रेशर, यानी कि दिस वन अपॉन ये कंप्लीट वाला। तो 24.65 डिवाइड बाय 41.129, और इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, और इसका आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 0.599। So this is the mole fraction of benzene in vapor phase. Next question is, the air is a mixture of number of gases. The major component are oxygen and nitrogen. Oxygen O2, nitrogen N2. With an approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. यानी कि O2 20% है, N2 79% है। The water is in equilibrium with the air at a pressure of 10 atmosphere, ये total pressure है। At 298 Kelvin, if his Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 power 7 and 6.50 into 10 power 7 mm respectively, calculate the composition of these gases in water, यानी कि हमें क्या निकालना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन, O2 का भी और N2 का भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद द एयर एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर। सो आप देखेंगे वाटर इज एन इक्विलिब्रियम विद एयर एट ए, ये टोटल प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर है, टोटल प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर, यानी कि कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, 10 एटमोस्फियर है। आप जानते हैं कि हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस में आपके पास पार्शियल प्रेशर और केएच इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो देखिए केएच की वैल्यूज क्या है, मिलीमीटर में है, तो इसे भी मिलीमीटर बदलेंगे। तो 1 एटमोस्फेयर किसके इक्विवेलेंट है, 760 mm। तो 10 into 760 दैट इज द 760 100 mm। ये तो टोटल प्रेशर है। अब आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, 20%। तो हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, 20% ऑफ टोटल प्रेशर। तो 20/100 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 7600, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1520 mm। ठीक है, अब सेम वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है, 79% ऑफ प्रेशर। तो क्या आएगा 79/100 इंटू 7600। तो इसे देखेंगे तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा। ये कितना आएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, दैट विल बी इक्वल टू 6004 मिलीमीटर। अब हम निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों गैसेस के। तो वी नो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस O2 ये ले लें इंटू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 1520
इक्वल टू के एच कितना दिया है आप देखिएगा, O2 के लिए ये वैल्यू है 3.30 इंटू 10⁻⁷ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या आएगा हमारे पास 1520 अपॉन 3.30 इंटू 10⁻⁷। तो यहां से हमारे पास जो आंसर है सोल्व करके आएगा 4.61 इंटू 10⁻⁵। दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। सिमिलरली अब हम दूसरा क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू क्या होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ वैल्यू पुट करी, N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 46004। इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है 6.51 इंटू 10⁻⁷ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आएगा हमारे पास देखिएगा, सोल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू निकल के आएगी 9.22 इंटू 10⁻⁵। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और ये क्या थी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। यही हमें निकालना था कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन को। टोटल प्रेशर हमने उससे पार्शियल प्रेशर निकाले और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, तो वहां से हमने मोल प्रेशर निकाले दोनों गैसेस के N2 और O2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई दिया है 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम जरा CaCl2 को तोड़ के देखते हैं, तो ये किसमें टूटेगा 1Ca प्लस 2 प्लस 2Cl नेट टी। ठीक है, इसी से अब हमें देखना है CaCl2 के लिए आई की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 2.47, वॉल्यूम कितना दिया है 2.5 लीटर, पाई कितना दिया है 0.75 एटमोस्फियर, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में देखेंगे तो 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। अब हमें पूछा क्या है अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी कि हमें मास निकालना है, मास ऑफ CaCl2। ठीक है, अब देखिए जब आई दिया है तो यानी कि ये सोल्यूट कैसा है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो वी नो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, नॉर्मली क्या होता है पाई टू CRT, लेकिन जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो तो पाई क्या होता है आई इंटू CRT। पाई टू आई इंटू सी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू ऊपर देखेंगे RT और साथ में वॉल्यूम भी आएगा इस। तो ये WCl2 लिख दो या WB लिख दो क्योंकि सोल्यूट कौन सा है CaCl2 से B से शो किया है। अब यहां पर हम सॉरी इतने फॉर्मूले में थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये आना था, MB नहीं, क्योंकि MB तो आगे आएगा पाई इंटू आई इंटू NB क्या होगा WP अपॉन MB इंटू V ऊपर क्या है RT। अब यहां पर हम MB निकालेंगे, तो सबसे पहले MB क्या है दिस इज द मोलर मास ऑफ CaCl2, फाइंड आउट करेंगे 1 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 35.5 यानी कि 111 ग्राम पर मोल। अब इस सारी वैल्यूज यहां पे पुटअप करेंगे, तो देखिएगा क्या होना है, पाई दिया है 0.75, आई दिया है 2.47 इंटू WB हमें निकालना है, आर की वैल्यू जब पाई एटमोसफेयर में है तो 0.0821, टेम्परेचर है 300 अपॉन MB है 111 और वॉल्यूम दिया है 2.5 लीटर। तो जब इसे सारे को सोल्व करेंगे तो यहां से WB यानी कि मास ऑफ CaCl2 कितना निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू that will equal to 3.42 ग्राम। So this will be the mass of CaCl2। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे क्या है अमाउंट ऑफ CaCl2 या मास ऑफ Cl2। CaCl2 ये निकाला हमने,
लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. तो आपको बताया भैया K2SO4 को वाटर में डिसोल्व करना है. सो K2SO4 क्या हो गया? सोल्यूट. उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बी. वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है. इसे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से. ठीक है. आपको कहा इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, यानी कि अल्फा क्या लेना है? 1. अब हमने 25 मिलीग्राम डिसोल्व किया है K2SO4 का, यानी कि WB कितना है? 25 मिलीग्राम. और हमें ग्राम में चाहिए तो 25 इंटू 10 का -3 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर. तो वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर. एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन. ठीक है. अब हम K2SO4 को जब डिसोसिएट करते हैं तो कैसे टूटता है? 2K पॉजिटिव प्लस 1SO4 -2. तो यहां से हमने क्या देखा? हमारे पास टोटल आयंस कितने आयंस में डिसोसिएट हुआ है? 2 तो K पॉजिटिव है, 1SO4 -2, यानी कि N कितना है? 3. अब हम ये भी जानते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या है? अल्फा ईयर टू I-1 अपॉन N-1. जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा क्या रहना है? 1 ईयर टू I-1 अपॉन 3-1. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 ईयर टू I-1, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 1 दैट इज 3. आई आ गया. अब हमें क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सीधा सा फॉर्मूला पता चल चुका है कि सोल्यूट कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट. तो वी नो यहां क्या फॉर्मूला चलेगा? पाई इक्वल टू I इंटू CRT. I इंटू सी क्या है? WB अपॉन MB इंटू VRT. अब यहां देखिए WB अवेलेबल है और हमें पता है जब ये क्वेश्चन के अंदर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो यहाँ पर चॉइस आपकी है कि आप एटमॉस्फेयर लेते हैं बार. ठीक है. तो 0.0821 लेंगे तो आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा और 0.083 लेंगे तो आंसर बार में आएगा. टेम्परेचर है MB. MB निकालना, दैट इज द मोलर मास ऑफ K2SO4. तो 2 इंटू पोटेशियम का क्या है? 39 प्लस सल्फर 1 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 16. तो ये देखेंगे हमारे पास टोटल आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल. अब ये सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में, इसमें पाई इक्वल टू इस वाले में. ठीक है. तो वी नो पाई इक्वल टू I इंटू WB इंटू RT अपॉन MB इंटू B. अब वैल्यू रखी. सो I कितना आपके सामने? 3. WB कितना दिया है आपके पास? WB है 25 इंटू 10 के -3. ये नीचे ले लेते हैं. पाई इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू 10 के -3. R ले लिया 0.0821. टेम्परेचर है 298 अपॉन MB लिया है 174 और वॉल्यूम कितना दिया है? आप देखेंगे वॉल्यूम मेंशन है हमारे पास 2 लीटर ऑफ वाटर. 2. जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो पाई का आंसर निकल के आएगा दैट विल इक्वल टू 5.27 इंटू 10 के -3 एटमोसफियर. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन क्या है ये. K2SO4 सॉल्यूट है, H2O सॉल्वेंट है.
कंप्लीटली डिसोसिएटेड मीन अल्फा 1, WB मिलीग्राम में, हमें ग्राम में करा, वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर देख लिया। अब हमें पता है डिसोसिएशन का केस है, तो हमने यहाँ से आई की वैल्यू निकाली और उसके बाद जानते हैं पाई इंटू आई इंटू CRT, ये वैल्यू जब पुटअप करी, सी क्या होगा, WB अपॉन MB इंटू बी, मोलर मास K2SO4 होगा 174 ग्राम पर मोल, और जब वैल्यू पुटअप करा तो ये कितना निकल के आएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा इजी मैं रब कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप, ये नीचे मैंने कर दिया है, नीचे वैल्यूज रखी हुई है। I3 इंटू WB की वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ आर लेंगे 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर 298 था हमारे पास, देख सकते हैं क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। और वही MB 174 है और वॉल्यूम 2 लीटर है, तो आंसर हमारा पाई कितना निकल के आया 5.27 इंटू 10⁻³ एटमोस्फेयर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। सो यहाँ हमारे NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। इन केस यदि आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी लगती है, एक बार आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वाले टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के समय वैल्यू कैसे पुटअप करनी है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, यूनिट क्या क्या होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर सॉल्यूशंस। यहाँ हमारा चैप्टर सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम उसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। Hope you learn a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.